नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय संघ व्यवस्था पर संविधान सभा में हुए वाद विवाद के संबंध में। और अब तक हमने देखा कि भारतीय संघ व्यवस्था पर संविधान सभा में गहन विचार विमर्श करके गहन वाद विवाद के बाद में भारतीय संघ व्यवस्था के इस प्रारूप को अपनाया गया है। और इस संदर्भ में हमने कई बिंदुओं पर चर्चा की, जैसे संघ सरकार की संकटकालीन शक्तियां, आय के स्रोतों का वितरण, राष्ट्रीय नियोजन, देशी रियासतों का विलय आदि मुद्दों पर संविधान सभा में हुए वाद विवाद पर हमने चर्चा की। आगे हम चर्चा करेंगे शक्तियों के बंटवारे के संबंध में। संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संविधान संघात्मक है। संघ के स्थान पर राज्यों के संघ, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किए जाने का स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा, प्रारूप समिति के द्वारा इस शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, लेकिन यह संघ राज्य किसी प्रकार से राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। यानी यह राज्य के समझौते का परिणाम नहीं है, अतः कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता। संविधान सभा ने 1935 के अधिनियम का अनुसरण करते हुए 3 सूची प्रणाली को अपनाया: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में अखिल भारतीय महत्व के 97 यानी 97 विषयों को रखा गया, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे। समवर्ती सूची के विषय में संघ तथा राज्य दोनों की सरकारें विधि निर्माण करने में सक्षम है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को सौंपी गई है। संविधान सभा के कई सदस्यों का विचार था कि राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इस प्रकार का शक्ति विभाजन सच्चे संघात्मक राज्य के प्रतिकूल है और संघात्मक राज्य में एकात्मकता लाने का प्रयत्न है। पीटी चाको का मत था कि सभी शक्तियां संसद को प्रदान कर दी गई है और व्यवहारतः राज्य विधानमंडलों को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। इस संबंध में लोकनाथ मिश्र ने कहा कि यह संविधान न तो परिवारों को, न गांवों को, न जिले को और न ही प्रांतों को कुछ देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो सब कुछ केंद्र को दे डाला है। एच.वी. पारस्कर का विचार था कि केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए राज्यों को शक्तिशाली बनाना आवश्यक है। लक्ष्मी नारायण साहू ने कहा कि नए प्रकार की दास्ता का उद्घाटन शक्तियों के बंटवारे के संबंध में, या इस शक्तियों के बंटवारे को लक्ष्मी नारायण साहू ने नए प्रकार की दास्ता का उद्घाटन कहा। इसी तरह बी.एम. गुप्ता ने इसे विकेंद्रीकृत एकात्मक राज्य कहा। जगजीवन राम ने जोर दिया कि श्रम नीति एवं प्रशासन, समाज कल्याण एवं श्रम नियोजन जैसे विषय केंद्र सरकार के पास होने चाहिए। जयरामदास दौलतराम ने पत्र लिखकर डॉक्टर अंबेडकर को आगाह किया कि केंद्र सरकार के पास कृषि उपज का राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्य करने की शक्ति होनी चाहिए। मौलाना आजाद का विचार था कि शैक्षणिक नियोजन एवं उच्च शिक्षण संस्थानों का स्तर
संघीय विषय का होना चाहिए। राजकुमारी अमृत कौर का मत था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विषय राज्य सूची के बजाय समवर्ती सूची में होनी चाहिए। के.एम. मुंशी और जवाहरलाल नेहरू ने उनका समर्थन किया, जबकि गोविंद वल्लभ पंत ने विरोध करते हुए कहा कि यदि केंद्र को अधिकतम शक्तियां सौंपी गई तो राज्य अनुत्तरदायी होते जाएंगे। बीजी खेर और गोविंद वल्लभ पंत का तो यह भी सुझाव था कि केवल 2 ही सूचियां होनी चाहिए, संघ सूची और समवर्ती सूची। संविधान में अत्यधिक केंद्रीकरण का उत्तर देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एक गंभीर शिकायत इस आधार पर की जाती है कि अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण राज्य सिकुड़कर नगर पालिकाओं के समान हो गए हैं। यह स्पष्ट है कि इस दृष्टिकोण में केवल अतिशयोक्ति है। संघात्मक व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका विषयक प्राधिकारों का विभाजन हो, जो कि किसी संसद द्वारा पारित विधि का प्रतिफल न होकर संविधान द्वारा उल्लिखित प्रावधानों का परिणाम हो। यह संविधान इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह समझना कठिन है कि ऐसे संविधान को केंद्रीय कैसे कहा जा सकता है। यह हो सकता है कि संविधान ने केंद्र को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार सौंपे हैं, जिन्हें अन्य संघात्मक संविधान में प्रदान न किया गया हो, परंतु ये गुण संघवाद के प्रमुख तत्वों का निरूपण नहीं करते। संविधान निर्मात्री सभा में दिए गए भाषण के उपरोक्त उदाहरणों से यह संकेत मिलता है कि संविधान निर्मात्री सभा एक केंद्रीय संघ का निर्माण करना चाहती थी और उसका उद्देश्य राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना नहीं था। के.एम. मुंशी ने कहा भी था कि इतिहास निसंदेह यह सिद्ध करता है कि जब भी इस देश में सत्ता का केंद्रीकरण नहीं रहता तो यह देश विदेशियों द्वारा पराजित हुआ है। एक मजबूत केंद्रीय सरकार समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इस तरह संविधान सभा में हुए गहरे वाद विवाद के बाद में केंद्र को अधिक शक्तियां और महत्वपूर्ण शक्तियां सौंपी गई और एक मजबूत केंद्र की स्थापना भारतीय संविधान सभा के द्वारा की गई। अगले बिंदु पर हम विचार करते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भी बड़े गहन विचार विमर्श और वाद विवाद के बाद में स्वरूप प्रदान करते हुए भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। संघात्मक संविधान प्रायः अनमन्य हुआ करते हैं क्योंकि उनके संशोधन की प्रक्रिया इतनी जटिल व कठिन होती है कि संशोधन कार्य आसानी से नहीं होता। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संघ में संशोधन प्रक्रिया काफी जटिल है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में आशा व्यक्त की थी कि भारत संघ में विधिवादिता और अनमन्यता की बुराई नहीं रहेगी और लचीलापन भारत के संविधान की एक विशेषता मानी जाएगी। भारत के संविधान में संशोधन की 3 विधियों से भारत के संविधान में संशोधन 3 विधियों से हो सकता है। प्रथम विधि है संविधान के कतिपय अंशों को संसद केवल साधारण बहुमत से बदल सकती है, उनमें परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। द्वितीय विधि है संविधान के कतिपय विशिष्ट अंशों को बदलने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में
विधेयक को संसद की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। इसके बाद उक्त संशोधन विधेयक को संघ के इसके बाद उक्त संशोधन विधेयक को संघ के राज्यों में से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। ये विशिष्ट प्रावधान संघ तथा राज्यों दोनों से संबंधित है। संविधान संशोधन की तृतीय श्रेणी में संविधान के समस्त उपबंध रखे जा सकते हैं जो उपयुक्त 2 श्रेणी में नहीं है, यानी वे सभी विषय जो संविधान संशोधन की बताई गई 2 विधियों में नहीं है, वे इस तृतीय श्रेणी के संशोधन प्रक्रिया में आते हैं। इनको संशोधित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विधेयक को संसद के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। इस तरह भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 तरह से की जा सकती है, 3 तरह से संभव है। संविधान संशोधन की उपरोक्त प्रक्रिया सभा के सदस्यों के विचार के सामंजस्यपूर्ण सहयोग का परिणाम थी, ताकि लचीले संघ की अवधारणा को साकार किया जा सके। कुछ सदस्य चाहते थे कि संविधान के समस्त संशोधन सदन के साथ साथ राज्य विधानमंडलों के बहुमत से पारित हो। संक्षेप में, संविधान निर्मात्री सभा ने संघात्मक शासन होने के कारण संशोधन प्रक्रिया में राज्यों को उचित महत्व दिया। अगर सभी विधेयकों को संशोधित करने के लिए संसद के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधित किए जाने का प्रावधान रखा जाता, तो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो जाती और संविधान को समय और परिस्थिति के अनुरूप ढालना आसान नहीं रहता, जैसा कि अमेरिका में है। हालांकि अमेरिका की राजनीतिक प्रक्रिया और वहाँ की राजनीतिक संस्कृति और जनमत अत्यंत जागरूक होने के कारण वहाँ ऐसी समस्या नहीं रही, लेकिन भारतीय समाज और राजनीतिक परंपरा और राजनीतिक व्यवस्था में उतनी परिपक्वता नहीं है। अतः भारतीय संविधान को पूरी तरह कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जाना उचित नहीं था। अतः भारतीय संविधान सभा ने एक समझदारी और सामंजस्यपूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लचीला और कठोर संविधान दोनों का मिश्रण बनाया और भारतीय संविधान में साधारण बहुमत से भी संशोधन हो सकता है और विशिष्ट बहुमत के साथ साथ राज्य विधानमंडलों के समर्थन से भी संशोधन होता है। अगला बिंदु है संघीय उच्च सदन। संघीय उच्च सदन के संबंध में भी संविधान सभा में गहन विचार विमर्श के बाद में संघीय उच्च सदन को स्वरूप प्रदान किया गया। द्विसदनीय प्रणाली पर विवाद होने के बावजूद संघात्मक राजनीतिक व्यवस्था में संगठित इकाइयों के हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु पर्यवेक्षण और विलंबकारी सदन के रूप में द्वितीय सदन का गठन लगातार होता रहा है। चाहे हम अमेरिका में देखें या दुनिया के दूसरे अन्य संघात्मक दुनिया के दूसरे द्विसदनीय शासन व्यवस्थाओं में देखें, द्वितीय सदन
प्रायः विलंबकारी सदन के रूप में ही देखा जाता है। संविधान में सरकार की संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया था, इसलिए केंद्र में द्वितीय सदन का होना अत्यंत आवश्यक था। इसमें कोई भी मतभेद नहीं था। जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहां संघीय संसद के दो सदन होना अत्यंत आवश्यक है। एक भारतीय जन एक राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन और दूसरा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन होना अत्यंत आवश्यक है। संघात्मक राज्यों में द्वितीय सदन स्थानीय घटक राज्यों का प्रतिनिधि सदन होता है। संविधान निर्माता राज्यसभा को भारतीय संघ के घटक राज्यों का प्रतिनिधि सदन बनाना चाहते थे। कुछ सदस्य ये चाहते थे कि राज्यसभा यानी संघीय उच्च सदन में सभी घटक राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, जैसा कि अमेरिका के संविधान में दिया गया है कि वहां सभी छोटे बड़े राज्यों को समान प्रतिनिधित्व उच्च सदन में दिया गया है। और कुछ भारतीय संविधान सभा के कुछ सदस्यों का ये कहना था, ये विचार था कि राज्यसभा में विशिष्ट हितों, अल्पसंख्यकों, वाणिज्य समुदायों आदि को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। कुछ सदस्यों का यह मानना था कि सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना आवश्यक था और कुछ ने इसे लोकतंत्र विरोधी एवं प्राचीन सिद्धांत माना। कुछ अप्रत्यक्ष निर्वाचन के विरोधी थे और कुछ आनुपातिक प्रतिनिधित्व चाहते थे। कुछ सदस्य व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के भी समर्थक थे। उनका मानना था कि उच्च सदन में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के संबंध में संघीय संविधान समिति द्वारा सुझाई गई योजना को स्वीकार किया और इसके अनुसार राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, न कि छोटे बड़े सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी घटकों को एक इकाई मानते हुए समान प्रतिनिधित्व भारतीय उच्च सदन में राज्यों को नहीं दिया गया है, बल्कि राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में उच्च सदन में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जो सदस्य राज्यों और केंद्र प्रशासित इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। संविधान संशोधन के लिए राज्यपाल को समानाधिकार प्राप्त है। यह विशेष महत्व का विषय है। संविधान संशोधन में राज्यसभा को समानाधिकार यानी लोकसभा के समान ही संविधान संशोधन के विषय में राज्यसभा को भी अधिकार है और ये विशेष महत्व का विषय है, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में सभा की सम्मति के बिना संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। राज्यों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था होने के नाते राज्यसभा को संविधान के दो उपबंधों द्वारा कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ये दो उपबंध हैं। पहला, हम देखते हैं कि प्राय हर विषय में लोकसभा को प्राथमिकता और प्रभुत्व दिया गया है, लेकिन दो ऐसे उपबंध हैं जहां लोकसभा पर राज्यसभा की वरीयता सिद्ध होती है। ये उपबंध है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत
सभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा तथा कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत द्वारा यह घोषित कर सकती है कि राष्ट्र के हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर जो कि उक्त प्रस्ताव में बताया गया है विधि निर्माण करे। यानी अनुच्छेद 249 ये कहता है कि राज्यसभा राज्य सूची के कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को दे सकती है। राज्यसभा का दूसरा अनन्य अधिकार है अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने के संबंध में। एक अखिल भारतीय सेवा की विशेषता यह है कि वह संघ तथा राज्य दोनों के लिए होती है। ऐसी सेवा की स्थापना से राज्यों की शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ भी राज्यसभा को एक प्रस्ताव द्वारा यह निर्णय करने की शक्ति दी गई है कि राष्ट्र हित के लिए अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर दी जाए। यानी नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखने का अधिकार राज्यसभा को सौंपा गया है। इस तरह भारतीय संघ व्यवस्था के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माता सिद्धांतवादिता के स्थान पर व्यवहारिकता से प्रेरित थे। संघ व्यवस्था के प्रत्येक पहलू पर विभिन्न मत और दृष्टिकोण प्रकट किए गए तथा वाद विवाद में विभिन्न प्रवृत्तियों का उद्घाटन हुआ। यह बिंदु आज हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे।